जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले वाले जो पीवाईक्यू एक्सप्रेस के डिस्कशन था उसमें हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन को देखा था, उससे इम्पोर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट को देखा था जो अक्सर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन उस पर आता रहता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। इससे भी काफ़ी सारे थ्योरी हैं जो सवाल आप पूछते रहते हैं वो लोग एग्जामिनेशन में, तो उसे हम देखेंगे कि कहाँ से क्या सवाल पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कितने तरह की बेरोजगारी है जो अक्सर क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के माध्यम से आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहला है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी। अब ये जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है या चक्रीय बेरोजगारी है, ये क्या होता है? ये तब होता है कि देखिए, इकोनॉमी की एक साइकिल कही जाती है कि अर्थव्यवस्था पहले बूम करता है, बहुत आगे बढ़ता है, ज़्यादा लोगों के हाथ में पैसे होते हैं, वो मांग रखते हैं, वो डिमांड करते हैं और उसके हिसाब से उनको सेवाएं प्रदान की जाती हैं, सामान प्रदान किया जाता है, गुड्स दिया जाता है। फिर अर्थव्यवस्था का एक ऐसी स्थिति आने लगती है जब लोगों के हाथ में कम पैसे होते हैं, कम लोग डिमांड करने वाले होते हैं, तो जो उत्पादन होता है उसके हिसाब से कंपनीज उसे कम उत्पादन करती हैं, क्योंकि अगर खरीदने वाले ही कम होंगे तो ज़्यादा चीज़ों का उत्पादन करने का कोई मतलब है नहीं। तो ये साइकिल जो है इस तरीके से अर्थव्यवस्था की चलती रहती है। ऐसे अर्थव्यवस्था के साइकिल में क्या होता है कि मान लीजिए कि जब अर्थव्यवस्था थोड़ी सी डाउन साइड में जा रही हो, अर्थव्यवस्था स्लो हो रही हो, क्वार्टर दर क्वार्टर अगर देखा जाए तो उतना तरक्की नहीं नज़र आ रहा है, जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, वो हमें उतना नज़र नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कम लोगों को कंपनीज हायर करेंगी, कम लोगों को रोजगार देंगी, थोड़ा सा उत्पादन में भी कमी देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा कि कंपनी में जो लोग पहले से मौजूद होंगे या तो उनकी सैलरी कंपनी कम कर देगी, उनको अगर हटाती नहीं है तो, वरना अगर कंपनी को ये लगेगा कि अब हमें इतने उत्पादन, जो अब हम उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें हमें 500 लोगों की आवश्यकता नहीं है, 300 लोगों से हमारा काम हो जाएगा, तो कंपनी क्या करेगी, जो बाकी के 200 उनको एक्स्ट्रा लगते हैं कि इनको हटा देने से भी कंपनी पे कोई असर नहीं हो रहा है, उसके प्रोडक्शन, उसके उत्पादन में कोई कमी नहीं आ रही है, तो वैसे 200 कर्मचारियों को या फिर उस तरह के जो भी प्रोफेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं उनको कंपनीज हटा देती हैं। अक्सर ऐसा आप आईटी सेक्टर में देखते हैं। जब बाकी सेक्टर्स में मांग बढ़ती है सेवाओं के लिए तो आईटी सेक्टर में ज़्यादा लोगों को हायर कर लिया जाता है, और जब देखा जाता है कि अब हमें उतने बड़े स्तर पे लोगों की आवश्यकता अभी नहीं है फिलहाल, तो कंपनी फिर उसे कुछ लोगों को हटा देती है, जिसे हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था की इस दुनिया में डाउन साइजिंग करना। डाउन साइजिंग का मतलब होता है कि अगर हम कुछ लोगों को, कर्मचारियों को हटा भी देते हैं तो इससे कंपनी के उत्पादकता पे, प्रोडक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरह के साइकिल में कंपनीज अगर कुछ लोगों को हटा भी देती है तो वो एक बेरोजगारी का समय आ जाता है उन लोगों के लिए, तो ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की देरी है। तो देखिए, यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि ऐसा तब होता है जब इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में कम लोगों की आवश्यकता होती है, तो उसके हिसाब से कंपनीज लोगों को बढ़ाती करती है, छंटनी करती है। तो अगर आप देखेंगे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, 2008 में पूरे विश्व स्तर पर एक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला था। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपना जॉब खो चुके थे, क्योंकि कंपनीज को ये लगा कि अभी हमारा मुनाफा हो नहीं रहा है, जब मुनाफा नहीं हो रहा है तो हम सैलरी कहाँ से देंगे, और सैलरी में जो हम पैसा खर्चा कर रहे हैं उसके बदला थोड़ा सा हम सेविंग कर लेते हैं, ताकि अगले क्वार्टर में चीज़ें इंप्रूव होंगी तो हम निवेश करने लायक पैसा अपने पास रखेंगे। तो ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट या चक्रीय बेरोजगारी का एक उदाहरण है। अगला देखिए, आपसे क्या पूछ सकता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। सिर्फ डेफिनेशन पे हम नहीं जाएंगे, प्रैक्टिकल चीज़ों को समझिए। अर्थव्यवस्था पूरी प्रैक्टिकल चीज़ है और यहाँ से जो आपका प्री का कॉन्सेप्ट बनेगा यही आपका मेंस का बेस है। प्रीलिम्स में भी आपको फ़ायदा होगा और मेंस का बेस भी है। सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए अभी प्रयागराज है, प्रयागराज में अगले साल महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, तो जो ये 3-4 महीने महाकुंभ का एक भव्य आयोजन होगा, उसमें बहुत सारे लोग वहाँ पे लोकल होटल, जितने धर्मशाला हैं उनको बुक करेंगे जब बाहर से आएंगे। तो अचानक से एक ऐसा सीजन आएगा, या हर साल मान लीजिए माघ मेला भी आयोजन किया जाता है तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो ये एक सीज़न आता है। आप सुने होंगे कि अभी सीज़न नहीं चल रहा है, वो सीज़न क्या है, वो मौसम क्या है, वो उस समय वहाँ पर डिमांड बढ़ जाती है चीज़ों की, मांग बढ़ जाती है होटलों की, रुकने की व्यवस्था की, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को काम फिर से मिल जाता है। फिर से मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अगर खुद का भी
कुछ भी ठेला लगा रहे हैं, दुकान लगा रहे हैं, या फिर कुछ होटल धर्मशाला हैं, वो 4-5 लोगों को और हायर कर ले रहे हैं कि आपको कोई भी टूरिस्ट मिले तो मेरे होटल तक ले आइए, जो भी आपका पैसा बनेगा पर टूरिस्ट के हिसाब से मैं आपको दे दूंगा। तो इस समय में सीज़न में कुछ लोगों को नौकरी मिल गई। जैसे ही वो सीज़न ख़त्म हो गया, वहाँ पे मान लीजिए वो उत्सव का भी माहौल नहीं है, तो फिर बहुत सारे वो जो बीच में हायर किए हुए लोग थे, जो कुछ समय के लिए काम पा गए, वो फिर से बेरोजगार हो गए। तो यही सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट या मौसमी बेरोजगारी का एक उदाहरण है, और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कृषि क्षेत्र। अभी कटाई का मौसम है, आप देखेंगे अचानक से बहुत सारे लोग खेतों में नज़र आना शुरू हो जाएंगे जब कटाई की बात आएगी। और जब फसल कट चुका है, अब बीज अभी बुआई नहीं हो रही है, तो फिर बीच में ये लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग फिर मनरेगा के तहत काम मांगने के लिए आगे बढ़ते हैं, या फिर मान लीजिए कहीं और पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर, निर्माण क्षेत्र में जाके कुछ लेबर मिस्त्री का काम कर लिया, या फिर अपना कुछ खेत का थोड़ा बहुत देख लिया, तो उस समय ये लोग बेरोजगारी की अवस्था में चले जाते हैं। तो यही सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का एक एग्जाम्पल है जो आप समझ सकते हैं। तो वही लिखा है कि इस प्रकार की बेरोजगारी वर्ष या मौसम के एक विशेष समय में होती है, इसलिए इसे मौसमी बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है। तो आपको रोजगार मिल गया कुछ खास समय के लिए, और उसके बाद आप बेरोजगार हैं, फिर आपका एक समय आया, आपको रोजगार मिल गया, फिर आप बेरोजगार हैं। इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। अगला जो आपसे पूछा जाता है वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का है, यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी। इसमें क्या होता है, देखिए अभी तक मान लीजिए बहुत सारे लोग, लेबर जो हैं, वो किसी कंपनी में काम करते हैं जिसमें हाथ से ही चीज़ों को जोड़ना रहता होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई बैटरी बनाने वाली कंपनी है, उसमें ट्यूब हो गया, एसिड बैटरी में मतलब एसिड जो उसमें अम्ल डाला जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें वो मैनुअली हो रही हैं, हाथ से ही बना बना के चीज़ें रखी जा रही हैं। 10 साल 20 साल काम करने के बाद उसके मालिक ने फैसला किया उस कंपनी के कि अब हम बैटरी को और अत्याधुनिक तरीके से बनाएंगे और कुछ मशीन लेकर आएंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी एक दिन में तैयार हो पाएंगी। क्योंकि हो सकता है कि हाथ से जो है मात्र मान लीजिए 100 बैटरियां बन पा रही थी उस कंपनी में, अब उन्होंने फैसला किया कि अब हमें 1000 बैटरी बनानी है एक दिन में। तो उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, फटाफट काम होने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से उन्होंने मशीन ले आ दिया। अब बहुत से ऐसे कर्मचारी होंगे उस कंपनी के जिनके पास नॉलेज नहीं होगा उस मशीन को चलाने का। तो जिनके पास नॉलेज नहीं है, कंपनी क्या करेगी, उनको अपने कंपनी से हटा देगी। क्यों हटाई, क्योंकि उन लोगों के पास मशीन को चलाने का स्किल नहीं था, दक्षता नहीं था। इसकी वजह से अगर आपके पास वो स्किल नहीं था, वो कौशल नहीं था, तो आप नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए कोई आईटी सेक्टर में है और नए नए टेक्नोलॉजीज, नए नए सॉफ्टवेयर आ गया, अब आपको वो प्रोग्रामिंग करना आता ही नहीं है, तो आप कैसे चलाएंगे, नहीं चलाएंगे तो कंपनीज आपको हटा देगी। कोई दूसरा अगर उसको सीख कर आएगा तो कंपनी आपकी जगह उसको रख देगी। तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जो कंपनी या जो क्षेत्र, जो भी सेक्टर है, उसके संरचना में कहीं अंतर देखने को मिला है। चीज़ें चल रही हैं लेकिन नया टेक्नोलॉजी आ गया, नई तकनीक आ गई, नई मशीन आ गई, उसकी वजह से अब आपके पास वो कौशल नहीं है, वो स्किल नहीं है कि आप उस क्षेत्र में अपनी सेवा दे पाएँ। तो उसकी वजह से आप बेरोजगार हो जा रहे हैं। तो यही स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल है। तो वही लिखा है कि पुराने कौशल वाले व्यक्तियों को बदली हुई आर्थिक व्यवस्था में रोजगार नहीं मिला, तो वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। सो पर्सन्स विद ओल्ड स्किल्स डिड नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट इन द चेंज इकोनॉमिक रिजीम एंड रिमेंड अनएम्प्लॉयड। बाकी आप लोग इसका डिटेल देख लीजिएगा, ये डाउनलोड करके आप लोगों को मिल जाएगा ग्रुप में। उसके बाद फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं संघर्षणात्मक बेरोजगारी, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी या घर्षण जनित बेरोजगारी। देखिए तब होता है जब कोई व्यक्ति एक नौकरी से बाहर हो जाता है और विभिन्न कारणों से दूसरी नौकरी की तलाश कर रहा हो। जैसे अगर आपके पास जैसे मान लीजिए क्या है कि अगर आप अभी कहीं कंपनी में नौकरी कर रहे हो और आपकी सैलरी है 32,000, लेकिन अब आपको लग रहा है कि अब परिवार मेरा जब बढ़ेगा तो मुझे और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, इतने से मेरा काम हो नहीं पा रहा है, तो अब आप तलाश कर रहे हैं कोई एक ऐसे नौकरी की जिसमें 50,000 रुपया महीना आपको तनख्वाह मिले। तो ये 32,000 रुपये वाली नौकरी को छोड़ने के बाद अब आप 50,000 की नौकरी की तलाश जो कर रहे हैं, तो बीच में कुछ समय के लिए टेम्पररी, अगर देखा जाए थोड़े समय के लिए अस्थायी रूप से आप बेरोजगार हैं। तो इसीलिए जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, इसे अस्थायी बेरोजगारी का भी नाम देते हैं, क्योंकि थोड़े समय के लिए, या तो देखिए इसमें दोनों तरीका होता है, या तो आपको कंपनी ने आपको हटा दिया हो किसी कारणवश, मैनेजर से आपकी नहीं बनती थी, उन्होंने इंक्रीमेंट देने के बजाय आपको कंपनी से हटा दिया, तो आप और अच्छे बेहतर नौकरी की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं।
या फिर आप स्वेच्छा भाव से खुद से नौकरी छोड़ रहे हैं, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, 32,000 रुपये की सैलरी थी, अब मुझे 50,000 रुपये कमाना है, तो अब आप आगे बढ़ रहे हैं दूसरी कंपनी में, उस जो कंपनी आपको 50,000 रुपये तनख्वाह दे पाए, वैसी कंपनी की तलाश में आप अल्प बेरोजगार हैं, थोड़े समय के लिए बेरोजगारी की अवस्था में चले गए हैं, वही आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। इसके बाद एक आपसे पूछा जाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी। देखिए, ये जो बेरोजगारी होती है ये छिपी हुई बेरोजगारी होती है। मतलब आप काम करते हुए नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन असल में क्या आप काम कर रहे हैं? तो इसका उत्तर होता है नहीं। यानी अगर हम आपको हटा भी देते हैं, कुछ लोगों को हटा भी देते हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं किसी जगह पर, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेरे आउटपुट में, मेरे जो फाइनल प्रोडक्ट है, उत्पादन है, उसमें कोई फ़र्क नहीं देखने को मिल रहा है। पहले अगर 10 लोग भी उतना ही काम कर रहे हैं, उतना ही रिजल्ट दे रहे हैं, तो अगर मैंने 4 लोगों को हटा भी दिया, या किसी कंपनी ने या 4 लोगों को हटा भी दिया, तो भी 6 लोग उतना ही काम कर रहे हैं जितना 10 लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस क्षेत्र में या उस कंपनी में या उस जगह पे वो कुछ लोग अपना योगदान जो दे रहे हैं वो न के बराबर योगदान है। यानी कि अगर हम उन्हें हटा भी दें तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो आपको अक्सर देखने को मिलता है, देखिए अगर इसको पहले समझें एक अच्छे शब्द में, तो ये इसका मतलब ये है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब कोई व्यक्ति काम करते हुए भी उत्पादन में कोई योगदान नहीं देता है। और ऐसा विशेष रूप से कृषि में आपको देखने को मिलेगा। किसी, मान लीजिए 1 एकड़ में एक ही परिवार के 6 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से अगर 3 लोग हट भी जाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तब भी उतना ही उत्पादन हो रहा है, उतना ही फसल उग रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप अपनी क्षमता से बहुत कम, अपनी जो आपकी क्षमता है उससे बहुत कम क्षमता में आप काम कर रहे हैं। अगर आप हों या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उत्पादन को। तो ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का एक एग्जाम्पल है। कृषि क्षेत्र इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो देखिए, यहाँ से आपसे जिस तरह का सवाल पूछा जाता है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो इतने ही बेसिक तरह के हैं, मेन टाइप के थे जो हम लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट को देखा। आप देखेंगे अक्सर मैच द फॉलोइंग, मिलान करने वाले में या कॉन्सेप्चुअल सवाल में इस तरह यहाँ से सवाल बनाया जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट एरिया है मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी को मापने के तरीके में भी 3 तरह का जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं तरीका, वहाँ से भी सवाल आपको देखने को मिलता है, पूछा जाता है। एक होता है यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब सामान्य स्थिति बेरोजगारी। इसमें क्या होता है? इस मेथड में ये होता है कि जैसे मान लीजिए 2024 में हम ये देखना चाहते हैं कि कितने लोग बेरोजगार थे पिछले साल, कितने लोग नहीं थे। तो 2023 जो होगा वो हमारा, जैसे 2024 में मान लीजिए असेसमेंट हम शुरू कर रहे हैं, 2024 में हम जानना चाह रहे हैं कि कितने लोग बेरोजगार थे, तो इसका जस्ट 1 साल पहले जो 2023 होगा उसमें हम ये देखेंगे कि पिछले साल आप कितने समय तक बेरोजगार थे, कितने समय तक आपको काम नहीं मिला। तो अगर किसी 1 साल के समय अवधि में, 1 साल के टाइम ड्यूरेशन में आप बहुत ज़्यादा समय तक बेरोजगार रहे हैं, आपको कोई काम नहीं मिला है, तो आप समझ लीजिए वो यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हम बोलते हैं सामान्य स्थिति बेरोजगारी, उस अवस्था में आप मौजूद हैं। यानी यह विधि सर्वेक्षण डेटा से ठीक 1 साल पहले वाला जो पिछला वर्ष है उसके महत्वपूर्ण हिस्से के लिए लगातार बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का आकलन करती है। यानी दिस मेथड एसेसेस द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स परसिस्टेंटली यानी कंटिन्यूअसली अनएम्प्लॉयड फॉर ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। यानी एक ठीक ठाक समय के लिए, पिछले 1 साल में ठीक ठाक समय के लिए आप बेरोजगार थे। ये यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट या सामान्य स्थिति बेरोजगारी की श्रेणी में आपको डालता है। दूसरा, करेंट वीकली स्टेटस। वीकली नाम से ही लग रहा है कि एक हफ्ते के समय में हम जानना चाहते हैं कि आपको काम मिला था कि नहीं मिला था। तो बेरोजगारी को मापते समय अगर हम 1 हफ्ते का मापदंड अपनाते हैं, 1 साल नहीं जाना चाहते हैं पिछले 1 साल के बारे में, तो आपका करंट वीकली स्टेटस के श्रेणी में आपको डाला जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए इस हफ्ते आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि पिछला वाला जो हफ्ता था उसमें अगर किसी भी दिन, 7 दिन में किसी भी दिन अगर 1 घंटे भी आप काम कर लिए तो आपको बेरोजगार नहीं माना जाता है। यानी वो व्यक्ति जो पिछले हफ्ते किसी भी दिन 1 भी घंटे काम नहीं किया है तो वो हो गया बेरोजगार। अगर पिछले 1 हफ्ते में किसी भी दिन 1 घंटे भी आप काम कर लिए हैं तो आपको रोजगार
की श्रेणी में डाल दिया जाएगा कि आप बेरोजगार नहीं है। ये करेंट वीकली स्टेटस या वर्तमान साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी भी बोलते हैं इसको। साप्ताहिक बेरोजगारी स्थिति या साप्ताहिक स्थिति जो बेरोजगारी है उसमें भी इसको डाला जाता है। तो एक व्यक्ति को नियोजित माना जाता है, अनएम्प्लॉयड माना जाता है यदि उसने सर्वेक्षण की तारीख से पहले के 7 दिनों के कम से कम एक दिन के लिए 1 घंटा भी काम किया हो तो वो एम्प्लॉयड है। ठीक है, मतलब नियोजित का मतलब एम्प्लॉयड है अगर उसने पिछले 1 हफ्ते में किसी भी दिन 1 घंटे भी काम कर लिया हो तो ये होता है करंट वीकली स्टेटस। और एक और आपसे पूछा जाता है करंट डेली स्टेटस। पहले आप साल में आए, फिर आप हफ्ते में आए, अब आप एक एक दिन का आंकड़ा देखना चाहते हैं। किसी भी दिन पहुंच के आप ये जानना चाहते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्तमान दैनिक स्थिति बेरोजगारी। तो इसमें आप क्या करते हैं, सामने वाले व्यक्ति के पास आप गए, सर्वेक्षण कर रहे हैं, उससे अगर आपको ये पता चल गया कि पिछला जो दिन था, आप जैसे आज सर्वेक्षण कर रहे हैं तो जो कल का दिन था उसमें उसे 4 घंटे के लिए भी अगर काम मिल गया है कम से कम, तो आप समझ लीजिए कि वो बेरोजगार नहीं है। अगर 4 घंटे से कम काम किया है तब उसको आप बेरोजगारी की श्रेणी में डालिए। अगर सिर्फ मिनिमम 4 घंटे वो काम किया होना चाहिए उसके द्वारा, 4 घंटे अगर कम से कम वो काम कर चुका है कल की डेट में, तो आप समझ लीजिए वो बेरोजगार नहीं है, उसे रोजगार मिला है। ये ज़्यादा अच्छा आइडिया बताता है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपने किसी से पूछा कि कल तुमको कोई काम मिला था, तो वो बोलेगा कि जी 4 घंटे मैंने काम किया था, तो इससे आप उसको रोजगार की श्रेणी में भले ही डाल दीजिए, लेकिन आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि वो सिर्फ 4 घंटे के लिए काम किया था, तो अपने कौशल से बहुत कम काम किया था, जिसे हम अंडर एम्प्लॉयड कहते हैं, अल्प रोजगार की स्थिति में है। मतलब वो रोजगार में है जरूर, लेकिन नाम मात्र के लिए है। 4 घंटे में उसे कितना ही पैसा दिया जाएगा, या फिर वो फुल टाइम काम नहीं कर रहा है, पार्ट टाइम जैसा काम कर रहा है। तो इससे ज़्यादा अच्छा आइडिया लगता है करंट डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट या वर्तमान दैनिक स्थिति बेरोजगारी से। अब सवाल हम लोग देखते हैं। अब देखिए यूपी पीसीएस प्री 2019 का ये सवाल है, द नंबर ऑफ पर्सन्स हु रिमेन्ड अनएम्प्लॉयड फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, उनको आप कौन से बेरोजगारी की श्रेणी में डालते हैं। यानी वर्ष के अधिकांश भाग में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है। हमने पढ़ा है यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि सामान्य स्थिति बेरोजगारी, पिछले वाला जो अभी हमने देखा है। आगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कॉमन फेनोमिनन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स, यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक सामान्य घटना है। तो हमने डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के लिए क्या पढ़ा था कि अगर कुछ लोगों को आप काम से हटा भी देते हैं तो भी उत्पादकता में, प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उनके होने या ना होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। यही डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या प्रच्छन्न बेरोजगारी की एक पहचान है, यानी छुपी हुई बेरोजगारी है। ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, वो काम तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो एक तरीके से बेरोजगार हैं, क्योंकि उनके होने या ना होने से कुछ फर्क नहीं होता है। तो ये कहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो अब देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना कितना आसान है आप लोगों के लिए। तो यहाँ तक अपना अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। जो भी थोड़े बहुत और कॉन्सेप्ट होंगे वो हम आगे और देख लेंगे साथ में। तो प्लानिंग और अनएम्प्लॉयमेंट ये दोनों टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। पॉवर्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम कल देखेंगे, या फिर से इकोनॉमी जब हम अपना रिवाइज करेंगे तो पॉवर्टी का टॉपिक छूटा है, उसमें हम एमसीक्यू देख लेंगे। आप अपनी तरफ से जो भी आपको 3-3 दिन का टाइम दिया जा रहा है टाइम टेबल वाला, वो शेड्यूल ज़रूर फॉलो करिए। अब कल जो शेड्यूल है कल से 3 दिन का, वो आज शाम को ही आपको मिल जाएगा। एक दिन पहले मिल जाएगा तो आप प्लानिंग कर सकते हैं कि अगले 3 दिन मुझे क्या पढ़ना है। ऐसे करते हुए चलिए, जब आखिरी के 1 महीने के करीब समय बचेगा तो हम लोग 1 से 2 दिन का केवल प्लान बनाते हुए चलेंगे, ताकि जल्दी जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन आपका हो पाए। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वो हम लोग साथ साथ देखते चलेंगे। तो ठीक है, आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, अच्छे से फ्री होके पढ़िए, बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप अपना 100% दे सकते हैं बस उस पर फोकस करिए, बाकी ज़्यादा इधर उधर का सोचने की ज़रूरत नहीं है। बिना मतलब का टेंशन लेने पे भी आपकी ही कैपेसिटी पे, आपके पोटेंशियल पे असर पड़ता है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।